एटा में भैंस के खेत में घुसने पर फायरिंग और मारपीट हो गई है। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, लाठी और डंडे भी चले हैं। दबंगों के हमले में एक परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल। फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एटा के नगला कोठी इलाके का ये पूरा मामला, जहां पर भैंस के खेत में घुसने से फायरिंग और मारपीट देखने को मिली है। इसका वीडियो भी सामने आया है। दो पक्षों के बीच जमकर विवाद होता है पहले, उसके बाद लाठी डंडे भी चलते हैं, लेकिन ये विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग तक यहां पर कर दी गई। दबंगों के हमले में एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल। फायरिंग करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। ये मामला एटा के नगला कोठी इलाके का है, जहां पर एक भैंस खेत में घुस जाती है। उसके बाद ये मारपीट, फायरिंग और ये विवाद शुरू होता है। दो पक्षों के बीच जमकर विवाद होता है, लाठी डंडे तक चले हैं। और ये वीडियो आप देखिए, इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर फायरिंग भी कर दी गई। ये विवाद इतना बढ़ गया, ये बहसबाजी यहाँ तक पहुंच जाती है कि फायरिंग कर दी गई। और दबंगों के इस हमले में परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फायरिंग करने का ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। दबंगों को लेकर के कि आखिरकार ये दबंग कौन थे जिन्होंने मारपीट की है, फायरिंग तक कर दी है। एटा के नगला कोठी इलाके की ये पूरा मामला। अवैध हथियारों से यहाँ पर फायरिंग की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों में दिख रहा है जब एक भैंस खेत में घुस जाती है, उसके बाद दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग तक हुई। डंडा लाठी डंडा मारो है। किसने मारा है? छोड़न सिंह की लड़का ने अरविंद है ना, डीपी। किस बात पे घटना हुई है? कहना भैंसिया ने खेतों में चली गई, बंजर खेत तो चुमत्तो तार बाजे चुमती थी, लौड़ा चुमाप तो मोचावर होते हम पहुँचिए तो हमारा डंडा मारते और वहाँ चाँद फट गई लौड़ा की, बाकी लीजिए की हमारी बहुत चोट है। खबर मिर्जापुर से है, जहां एक छात्र ने साथी छात्र की जमकर पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल छात्र के दरवाजा बंद करने पर साथी छात्र ने मारपीट की। छात्र के मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले में केस दर्ज कर आरोपी छात्र की तलाश में यहां जुट चुकी है। तो ये मामला देखने को मिला है मिर्जापुर से, जहां एक छात्र ने साथी छात्र की जमकर पिटाई कर दी है। वीडियो आप देखिए, वहां लगे सीसीटीवी में पूरी घटना वहां कैद हो गई। गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन ये पूरा मामला दरअसल एक छात्र के दरवाजा बंद करने पर साथी छात्र ने मारपीट यहां पर की है। आप देखिए किस तरीके से मारपीट यहां पर की जा रही है और इस जमकर जिस तरीके से पीटा गया है, छात्र गंभीर रूप से घायल है। 2 लड़के आपस में लड़ाई करते हुए कोचिंग सेंटर के अंदर पाए गए। जांच पड़ताल से ज्ञात हुआ कि मोहित विश्वकर्मा सन ऑफ अनीस विश्वकर्मा, जो कि गंगाउत कोतवाली देहात का रहने वाला है, उसको एक लड़का देवांश तिवारी, जो कि कोतवाली देहात थाना अंतर्गत का रहने वाला है, वो रॉड से मार रहा है। उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए मुकदमा अपराध संख्या 28/23 दर्ज किया जाता है IPC की धारा 308, 504, 506 में, और उसकी धरपकड़ के लिए टीमें गठित कर ली गई है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। खबर मिर्जापुर से है। मिर्जापुर में लेखपाल पर घूस लेने का आरोप लगा है। लेखपाल का घूस लेते वीडियो भी वायरल हो गया। बुजुर्ग से 60,000 की रिश्वत लेने का आरोप लगा है लेखपाल पर। बुजुर्ग की शिकायत पर जिलाधिकारी का एक्शन भी देखने को मिला। घूस लेने के आरोप में लेखपाल को निलंबित कर दिया गया। मिर्जापुर के मडिहान तहसील का ये पूरा मामला, हालांकि जिलाधिकारी की तरफ से एक्शन भी ले लिया गया है। घूस लेने के आरोप में लेखपाल को निलंबित कर दिया गया। एक बुजुर्ग से 60,000 की रिश्वत ली गई थी, ये आरोप लगे थे लेखपाल पर। लेखपाल का घूस लेते वीडियो भी वायरल हो गया। इन तस्वीरों में आप देखिए, लेखपाल जो कि बुजुर्ग से यहाँ 60,000 की रिश्वत ले रहा था, उसका वीडियो किसी ने वहां रिकॉर्ड कर लिया और ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसके बाद जिलाधिकारी ने एक्शन भी ले लिया है। इस लेखपाल को निलंबित यहाँ कर दिया गया है। देखिए नोटों को गिनता ये लेखपाल, आप इन तस्वीरों में देखिए, सामने बुजुर्ग बैठे हैं जो कि 60,000 रुपए की रिश्वत यहाँ दी गई। लेखपाल ने जब रिश्वत मांगी, इसका वीडियो हालांकि रिकॉर्ड हुआ और ये वायरल। इसके बाद जिलाधिकारी की तरफ से एक्शन भी ले लिया गया इस मामले में। मिर्जापुर में लेखपाल का ये वीडियो वायरल हुआ था घूस लेने का। डरवा धमका करके कि भाई अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा बिगाड़ देंगे सब कुछ हम। तो कितना दिए आप उनको? देने के लिए तो ये वीडियो जो बना है 60,000 का बना है। इसके पहले भी दे चुके हैं? इसके पहले भी पैसा दिए हैं हम। कितना दिए हैं? अरे 40,000 रुपया पहले इसके दे चुके हैं। हमसे बार बार जो है मांगता रहता है।
गिरवाता रहता है। और इस बीच बड़ी खबर, आज से कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। अखिलेश यादव कार्यकारिणी बैठक में हिस्सा लेंगे। सुबह 10 बजे से बैठक की शुरुआत। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में 2024 की रणनीति तैयार की जाएगी। तो आज से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है सपा की, और अखिलेश यादव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे बैठक की शुरुआत होने जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2024 को लेकर यहाँ मंथन किया जाएगा, रणनीति तैयार की जाएगी। तो अखिलेश यादव इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए जगह चुना गया है कोलकाता को। यहाँ पर सपा की बैठक होने जा रही है। तमाम मंत्री नेता यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वीरेश, आज कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज और कल की तारीख, ये 2 दिन कितने अहम रहने वाले हैं समाजवादी पार्टी के लिए? एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल नेटवर्क इशू हो गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में होने जा रही है। 2 दिन तक ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज से इसकी शुरुआत हो गई है। सुबह 10 बजे बैठक शुरू हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक में 2024 की रणनीति यहाँ बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा। इससे पहले भी देखा जा रहा है अखिलेश यादव तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली दौरे पर पहुंचे थे, लालू यादव से मुलाकात की, बीते दिन ममता बनर्जी से मुलाकात की है और अब आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। नेताजी भी इसी शहर में आते रहे, इसी बंगाल में आते रहे, और जब कभी भी समाजवादी पार्टी का यहाँ कार्यक्रम हुआ है, समाजवादी पार्टी को हमेशा नई ऊर्जा मिली है। और इस बार तो नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं, इसलिए हम समाजवादी लोग इस स्थान पे इसलिए आए हैं कि माँ दुर्गा का भी हम लोगों को आशीर्वाद मिले। और हमें भरोसा है कि इन लोगों ने, जिन्होंने संविधान को खत्म करने का कोशिश की है, उनका हम लोग मुकाबला करेंगे। दादा का धन्यवाद देता हूं कि समाजवादियों को नई ऊर्जा देने का काम किया है। बंगाल में आकर के उन्होंने और बुला करके, और मैं अपने कार्यकर्ताओं को जो नीचे बैठे हैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। इस बड़ी लड़ाई में हम लोग किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, चाहे हमारे एक वोट की मदद हो, लेकिन हम एक वोट को संविधान को बचाने के लिए डालना चाहते हैं। और इस खबर पर यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। वीरेश, जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है कोलकाता में समाजवादी पार्टी की, कितनी महत्वपूर्ण आप देख रहे हैं आगामी चुनावों को देखते हुए? वीरेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, फिलहाल वीरेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से संपर्क हम करेंगे उनसे। लेकिन ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण, आज से कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इसमें अखिलेश यादव हिस्सा ले रहे हैं और 2024 को लेकर यहां मंथन किया जाएगा। और इस बीच कोलकाता में सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं होंगे आजम खान। इस खराब सेहत की वजह से आजम खान कोलकाता नहीं जाएंगे। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क भी नहीं जाएंगे कोलकाता, बर्क संभल में ही अपने कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आजम खान भी नहीं जाएंगे कोलकाता और इसी के साथ सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क भी कोलकाता नहीं जाएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के इस बैठक में शामिल ये 2 नेता नहीं होने वाले हैं। तो खराब सेहत की वजह से आजम खान कोलकाता नहीं जा रहे हैं। इसके पीछे खराब सेहत का हवाला दिया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 10 बजे से शुरू हो रही है, लेकिन इस बैठक में आजम खान शामिल नहीं होने वाले हैं और इसी के साथ सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क भी नहीं जाएंगे कोलकाता। ये खबर मिल रही है, बर्क संभल में ही रहेंगे और अपने कार्यक्रमों में शिरकत वो करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, 2024 को लेकर यहां मंथन किया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच ये बड़ी खबर है कि इस बैठक में आजम खान शामिल नहीं होने वाले हैं और साथ ही डॉक्टर शफीकुर रहमान भी वहां नहीं पहुंचने वाले हैं, वो संभल में ही रहने वाले हैं। 2024 को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा, रणनीति तैयार यहां की जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव जो कि अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ राजनीति को लेकर के
मंथन किया जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है। उस बीच राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक समाजवादी पार्टी की, और इसमें ये 2 नेता शामिल नहीं होने वाले हैं। अखिलेश यादव जो कि खुद यहां पर मौजूद रहेंगे। मंथन किया जाएगा 2024 को लेकर के। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी रखे जाएंगे, तमाम मुद्दों पर मंथन, आर्थिक प्रस्ताव भी यहां पर रखे जाएंगे। ये भी जानकारी, इसी के साथ कई दूसरे प्रस्तावों को भी यहां पेश किया जाएगा। यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से। वीरेश, कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक कितना महत्वपूर्ण आप देख रही हैं? देखिए, अगर आप कह रही हैं कि कितना महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण होता है कि आपकी रणनीति कहां बन रही है और कहां शुभ और अशुभ की बात होती है। कल अखिलेश यादव ने कहा कि कलकत्ता में जब जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई, ये 6ठी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, तो जब जब यहां होती है हमारी सरकार बनती है और विपक्ष धाराशायी होता है। तो अभी तो यूपी में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन 24 में लोकसभा का चुनाव है, और कल अखिलेश यादव ने कहा कि 80 की 80 सीट पर हम रोक लेंगे भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को। इसका मतलब कि 80 पर समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन जीतेगा, यही तो वो कहना चाह रहे थे। और बात हम 92 की करें तो 92 के बाद से जब यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई तो 93 में सरकार बनी थी, फिर 94 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई तो उसके बाद मायावती को हटाकर मुलायम सिंह यादव फिर मुख्यमंत्री बने थे। फिर जब यहाँ 96 में यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई तो वो डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री बने थे। फिर 11 में हुई तो स्वयं अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। तो भाई, इस धरती जहां मैं खड़ा हूं, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, जहां कल उन्होंने मुलाकात भी की दीदी यानी ममता बनर्जी से, और उनका पूरा आशीर्वाद भी लिया, उनको पूरा अपना समर्थन भी दिया और उनको भरोसा दिया कि थर्ड फ्रंट में दीदी आओ और मजबूती दो। तो इसलिए ये जो धरती है जहां पर आज उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत 10 बजे से हो जाएगी, यहां पर उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता आ चुके हैं, कल ही आ चुके हैं। आजम खान नहीं आ रहे हैं स्वास्थ्य के कारणों की वजह से। जब से पार्टी की स्थापना हुई तब से हर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आजम खान मौजूद रहे हैं। यही 2 शख्स यानी हम मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है, और स्थापना के साथ 2 चेहरे आज देखने को नहीं मिलेंगे, एक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का और दूसरा स्वास्थ्य के कारणों से आजम खान के नहीं आने का। और दोनों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हम इस लिहाज से कहें कि जो समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई और MY समीकरण यानी मुस्लिम और यादव का समीकरण, डेडली कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश की सियासत में बना, उसके बाद ये दोनों चेहरे एक प्रतीक बन गए थे MY के, और आज वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मौजूद नहीं रहेंगे। बावजूद उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी और हुंकार भरा जाएगा। और आज खास बात यह है कि शिवपाल यादव कल पहुंच गए और वो ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की। आपने कहा कि महत्वपूर्ण क्या है, तो मैं इस लिहाज से देखता हूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो समाजवादी पार्टी की जो सबसे बड़ी ताकत है उसका परिवार, वो एकजुट है। मुलायम सिंह अपने जीते जी जो नहीं कर पाए, जाने के बाद उन्होंने कर दिया, और खुद वो देख रहे होंगे कि उनके पुत्र के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो आज होगी उसमें एक तरफ शिवपाल और एक तरफ रामगोपाल, जो एक दूसरे के धूर विरोधी और पार्टी के जो तमाम दूर चले गए लोगों का आरोप यही है कि इन्हीं के बीच के आपस में रस्सा कस्सी की वजह से समाजवादी पार्टी के बीच में विघटन हुआ और पार्टी टूटी, बिखरी और लगातार उसकी पराजय होती रही। लेकिन ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी इसलिए शुभ है पार्टी के लिहाज से, परिवार के लिहाज से, और उसका क्या असर होगा कोलकाता में बैठक हो रही है, लोकसभा चुनाव में कितना मिलता है। बहुत शुक्रिया वीरेश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुख करते हैं, बड़ी खबर है, यूपी के कई जिलों में बिजली कर्मियों की हड़ताल का असर दिखने लगा है। हड़ताल के चलते कई जिलों में बिजली बाधित हो रही है। पूरे मामले में सरकार की तरफ से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मुख्य सचिव और डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। डीएम एसपी को हर स्थिति से निपटने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हड़ताल को लेकर एक्शन में ऊर्जा मंत्री के शर्मा देखने को भी मिल रही है। तो बिजली कर्मियों की हड़ताल का असर अब दिखने लगा है, शहर में, गाँव में, प्रदेश व्यापी ये जिस तरीके से हड़ताल किया जा रहा है बिजली कर्मियों की तरफ से, इसका असर अब दिखने लगा है। इस हड़ताल के चलते कई जिलों में बिजली बाधित हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है बिजली गुल की वजह से। हालांकि इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है। मुख्य सचिव और डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं हर स्थिति से निपटने के लिए।
तो बिजली कर्मियों की हड़ताल और इसका असर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग तस्वीर बिजली कर्मियों की तरफ से हड़ताल लगातार जारी है। लखनऊ में बिजली कटौती अब देखने को मिल रही है। लोग रात में अंधेरे में वक्त गुजारने को मजबूर हो चुके हैं। अब बिजली, अब यहाँ पे देखिए बलिया से खबर है, बलिया में भी बिजली गुल हो चुकी है। इसके अलावा उन्नाव में भी देखा जा रहा है बिजली सप्लाई प्रभावित हो रही है। तो लगातार प्रदेश व्यापी ये हड़ताल बिजली कर्मियों की तरफ से, और इसका असर भी अब दिखने लगा इस हड़ताल का। हालांकि इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन बिजली समस्या होने से लोगों को काफी परेशानी अब होने लगी है। यह अलग अलग तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर बिजली कर्मियों की तरफ से जो हड़ताल की जा रही है उसका असर देखने को मिलने लगा है। खबर वाराणसी से है। बिजली कर्मियों की हड़ताल का असर देखने को मिला। काल भैरव मंदिर की बिजली गुल हो गई है। सुबह 5 बजे से ही मंदिर की बिजली कटी हुई है। बिना बिजली के श्रद्धालु वहां पर दर्शन कर रहे हैं। दर्शन पूजन अंधेरे में यहां किया जा रहा है। तस्वीरें भी सामने आई है। श्रद्धालु जो पहुंचे हुए हैं भैरव मंदिर में, हाथों में आप देखिए मोबाइल है, टॉर्च है, इसके सहारे यहाँ पर रोशनी करने की कोशिश की जा रही है मोबाइल के टॉर्च को ऑन करके, लेकिन अंधेरे में ही पूजन दर्शन यहाँ हो रहा है। वाराणसी में हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। अब हड़ताल की वजह से लोगों में हाहाकार की स्थिति मची हुई है। लोगों की घरों की लाइटें गायब है, तो वहीं अब काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव के मंदिर की भी लाइट काट दी गई है। हम इस वक्त काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के मंदिर के गर्भगृह में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं गर्भगृह में इन्वर्टर से बाबा की लाइट जली हुई है। अन्यथा जो मंदिर है वो मंदिर के अंदर भी पूरी तरह से लाइट गुल है। श्रद्धालुओं को खासा परेशानियां उठानी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से लाइट मिलती थी, उजाला रहता था, लोग दूर से भी बाबा का दर्शन कर पाते थे, लेकिन फिलहाल लाइट नहीं है। इस वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। हमारे साथ महंत जी हैं। महंत जी, कितने बजे से लाइट गुल है और कितनी परेशानी? जी, आज सुबह से ही लाइट का कोई पता जता नहीं है, और भी पता चला है कि अन्य क्षेत्रों पे कल से ही लाइट कटी है, जिसका कारण अभी कुछ जानकारी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्यों ऐसा काटा गया है। हम तो सरकार से दरखास्त करेंगे बिजली कर्मचारी से कि जल्दी से जल्दी बिजली सबको उपलब्ध कराएं, ताकि काशी वासियों को बहुत प्रॉब्लम परेशानी झेलना पड़ रहा है। काशी के कोतवाल कहे जाते हैं और इनकी लाइट काट दी गई है, तो कितनी परेशानी उठानी पड़ी है श्रद्धालुओं को? क्योंकि श्रद्धालु दूर से भी बाबा का दर्शन कर लेते थे। जी हाँ, बाबा का दर्शन के लिए जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको काफ़ी, जैसे अब गर्म का माहौल हो गया तो उसके वजह से सब भीड़ होने की वजह से गर्म से घबराहट होने लग रहा है श्रद्धालुओं को। इससे काफ़ी परेशानी हो रही है दर्शन करने में। तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब जिस तरह से हड़ताल लगातार चल रही है, सांकेतिक हड़ताल जो उनकी 72 घंटे की है जारी है, लेकिन लाइट कटने का सिलसिला लगातार जारी है। लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि बनारस के कई इलाकों में बिजली पिछले 2 दिनों से लगभग नहीं है, 8 से 10 घंटे की कटौती की जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है। तो वहीं अब मंदिरों की भी लाइट काटने की वजह से श्रद्धालुओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी वाराणसी। बिजली कर्मियों की हड़ताल पर यूपीपीसीएल सख्त हो गई है। सभी कर्मचारियों को तुरंत काम पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। हड़ताल में शामिल संगठनों के 19 पदाधिकारियों को पत्र भेजा गया। इसके लिए विद्युत आपूर्ति को लेकर प्रदेश में एस्मा लागू है, यूपीपीसीएल की तरफ से कहा गया। लेकिन इस बीच तस्वीरें सामने आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की काल भैरव मंदिर में। ये तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि वहां पर पहुंचे हुए हैं दौरे पर। ऐसे में काल भैरव मंदिर वो पहुंचे हैं पूजा अर्चना के लिए, दर्शन यहां पर किए जा रहे हैं। उनके साथ तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद है। पूजन दर्शन यहां पे किए जा रहे हैं। मंत्र उच्चारण आप सुनिए। इस वक्त पूजा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यहाँ की जा रही है। हालांकि फिलहाल क्योंकि वहां की बिजली गुल है, तो ऐसे में साफ तौर पर दिख रहा है अंदर अंधेरा भी है काल भैरव मंदिर में, क्योंकि बिजली कर्मियों की जो हड़ताल चल रही है इसका असर यहाँ पे भी देखने को मिला है। काल भैरव मंदिर की बिजली गुल है, ऐसे में अंधेरे में ही यहाँ पर पूजा की जा रही है। पूजन अर्चन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से मंत्रोच्चारण यहाँ पे किए जा रहे हैं। इसके बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन भी सीएम योगी आदित्यनाथ करने के लिए पहुंचेंगे। सबसे पहले ये तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। काल भैरव मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है सीएम योगी की तरफ से। तमाम लोग यहाँ पर हैं, पंडित यहाँ पूजा करवा रहे हैं, तमाम मंत्र उच्चारण यहाँ पर कर रहे हैं, और इसकी गूंज मंत्रोच्चारण की पूरे मंदिर में सुनाई दे रही है। तमाम श्रद्धालु बाहर मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि अंदर पूजा अर्चन यहाँ पर कर रहे हैं काशी दौरे पर, और उससे पहले भैरव मंदिर पहुंचे हैं। काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे।
पुराधिनाथ काल भैरवं भजे भूतसंगनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोक पुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशीपुराधिनाथ काल भैरवं भजे काल भैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभगोपलापनाशनं ते प्रयान्ति काल भैरवाङ्घ्रिशं निरे ध्रुवं कालो पुण्यनिर्वाणी भूव्याधयो गुरुवेदी ओम ह्रीं हरिओ भूतनाथस्य भूतात्मा भूतभावना क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालस्य क्षेत्रिया निवासी महर्षि गर्भराशि भक्त गोपाल सिद्धा सिद्धिदासी गंगा धुरानाथास्त्री दिले तो बहुहेतु दशालोचना शूलपाणी खड़गपाणी गंगाली रुमलोचना चर्चा की तो काशी दौरे का सीएम योगी आदित्यनाथ का दूसरा दिन ये दौरे का। हालांकि प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं काशी, इसी को लेकर के सीएम योगी की तरफ से तमाम तैयारियों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। जिन परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे उनकी भी जायजा यहां पर सीएम योगी की तरफ से लिए जा रहे हैं। और इस बीच काल भैरव मंदिर पहुंचे हैं यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए। दूसरा दिन काशी दौरे का सीएम योगी आदित्यनाथ का, इसके बाद उनके और भी कार्यक्रम तय है। सभी परियोजनाओं का जायजा उनकी तरफ से लिया जा रहा है, सभी व्यवस्थाओं का जायजा वो ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचेंगे और तमाम परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी काशीवासियों को। उससे पहले सीएम योगी खुद पहुंचे हैं और तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। इस बीच काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं और इसके बाद काशी विश्वनाथ भी पहुंचेंगे। पूजा अर्चना वहां पर की जाएगी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और इस वक्त ये तस्वीर आपके सामने काल भैरव मंदिर से तमाम वहां पर पंडित गणों की तरफ से पूजा अर्चना कराई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मंत्रोच्चारण करते हुए भी नजर आ रहे हैं। काल भैरव मंदिर की ये तस्वीर। अब यहां पर अब तिलक लगाया गया है पंडित जी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ को और तमाम अधिकारियों को भी तिलक यहां लगाया जा रहा है उनके माथे पर। सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं ये काल भैरव मंदिर की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हुए हैं, काशी दौरे पर हैं। दूसरा दिन उनके काशी दौरे का है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान काल भैरव मंदिर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है। और फिलहाल अब मंदिर से बाहर निकलते हुए की उनकी ये तस्वीरें। पूजा अर्चना करने के बाद ये बाहर निकले हैं, हाथ जोड़ करके सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और मंदिर को प्रणाम किया है। इसके बाद आगे बढ़ गए हैं सीएम योगी। काल भैरव मंदिर से उनकी ये तस्वीरें, सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर और मंदिर से ये बाहर निकलते हुए की सीएम योगी की तस्वीर। बड़ी खबर सामने आ रही है संभल से। कोल्ड स्टोरेज हादसे के 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। कोल्ड स्टोर के मालिक अंकुर और रोहित अग्रवाल की गिरफ्तारी हो गई है। हादसे में अब तक कुल 14 लोगों की मौत, 10 लोगों को एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। लेकिन 2 मुख्य आरोपी जो कि फरार चल रहे थे, इनकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। कोल्ड स्टोर के मालिक हैं अंकुर और रोहित अग्रवाल, दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस हादसे में अब तक कुल 14 लोगों की मौत हो चुकी है। जितना भीषण यह हादसा हुआ था, यहाँ पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें पहुंची थी लोगों को बचाने के लिए, बाहर निकालने के लिए। इससे पहले 4 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी और ये दोनों मुख्य आरोपी फरार चल रहे थे, लेकिन अब इनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।